हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में। आज हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बैंकिंग, मनी और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। इसके बारे में मतलब हम जो डिमांड और सप्लाई है मनी का और बैंकिंग का जो सिस्टम है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होती है, कॉमर्शियल बैंक्स होती है, वो सब पढ़ेंगे। और जो मतलब ये जो मनी का डिमांड कैसे होता है, सप्लाई कैसे होता है, ठीक है, मतलब उस डिमांड सप्लाई का जो सर्कुलेशन रहता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो भी जो 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 मनी का क्रिएशन होता है, साख सर्जन हम बोलते हैं, जो बैंक्स होती है उनका, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम का आपको पता तो होगा ही कि एक पर्सन होता है और दूसरा पर्सन होता है, ठीक है, एक दूसरे को देता है। सपोज इसने दे दिया वीट, दे दिया इसको 1 kg, ठीक है, और इसने 1 kg राइस दे दिया इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन क्या है बार्टर सिस्टम की, मतलब इसमें मनी का कोई एक्सचेंज नहीं होता, मनी का कोई भी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम में नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसका एक लिमिटेशन क्या है, इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी है।
डबल कोइंसिडेंस वांट का मतलब क्या होता है, ये मतलब ये इसका एक लिमिटेशन है कि सपोज मान लो कोई एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने बोला मैं तुम्हें 1 kg राइस दे सकता हूँ, दूसरे पर्सन ने बोला मैं तुम्हें 1 kg वीट दे सकता हूँ, मतलब गेहूं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि इस पर्सन को वो मतलब जो गेहूं है वो देने के लिए राजी है, लेकिन इस पर्सन को राइस नहीं चाहिए, इसको चाहिए बनानास, 12 बनानास चाहिए उसको, कि मुझे तो बनाना ही चाहिए भाई, ठीक है, इसको तो बनाना ही चाहिए। तो मतलब इसके पास तो राइस है, ये जो ए पर्सन है, ठीक है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो ए पर्सन के पास तो राइस ही है, उसके पास बनाना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को जो चाहिए उसकी जो वांट है वो बी के पास अवेलेबल है, लेकिन जो बी को चाहिए यानी कि बनाना वो ए के पास अवेलेबल नहीं है, उसके पास तो राइस है। तो इसको बोलते हैं हम, प्रॉब्लम जो होता है इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। कि दोनों सामने सामने जो भी पार्टी हो जिसको मतलब ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, उन दोनों के पास जो भी चीजें हो वो एक दूसरे को चाहिए होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे की वांट में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो ए हो उसको गेहूं भी चाहिए होगा और जो बी हो उसको राइस ही चाहिए होगा, तभी ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएगा, वरना ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। बी को बनाना चाहिए, ए के पास राइस है, तो ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ए कहेगा कि मैं किसी दूसरे के पास से ले लूंगा जो वीट बेच रहा हो और उसे बनाना चाहिए हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये बार्टर सिस्टम का एक लिमिटेशन होता है कि जो दोनों पार्टी होती है उसको जो एक दूसरे के पास जो भी कमोडिटी है उसका वांट एक दूसरे के पास रहना चाहिए, ठीक है। मतलब एक दूसरे को वही चीज चाहिए कि एक दूसरे के पास हो, तभी ये जो ट्रांजेक्शन है बार्टर सिस्टम का वो हो सकता है, जो मतलब कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम मनी पे आते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ कि फंक्शन ऑफ मनी क्या, मनी का फंक्शन क्या होता है, मनी हम क्यों यूज करते हैं। फंक्शन ऑफ मनी, पहला तो फंक्शन ऑफ मनी ये होता है कि वो एक्सचेंज के मीडियम पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बार्टर सिस्टम पे बताया ना कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जो वो एक एक दूसरे को जो भी कमोडिटी हो एक दूसरे के पास वही एक दूसरे को चाहिए, तभी वो जो जो ट्रांजेक्शन है वो मतलब एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन मनी के हिसाब में तो क्या है, वो कोई भी ट्रांजेक्शन में चल सकता है, वो मतलब कोई भी इंसान मनी तो ले ही लेगा, ठीक है, मनी मनी का तो वो नहीं कहेगा। तो इसलिए ये एक एक्सचेंज का मीडियम होता है किसी भी ट्रांजेक्शन में, कि 1 kg गेहूं दे दिया, ठीक है, 1 kg वीट दे दिया, तो उसके बदले में उसको मनी मिल जाएगा। मतलब कोई भी सर्विस या कमोडिटी कोई भी दो, ठीक है, उसमें मनी का एक्सचेंज जब होता है तब वो सभी लोगों को मतलब सभी पार्टी को एक्सेप्टेबल होता है। तो मनी एक एक्सचेंज के मीडियम पे काम करता है, एक्सचेंज जो एक्सचेंज का मीडियम होता है, मतलब वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम कह सकते हैं। दूसरा होता है यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, एवरी कमोडिटी, सभी कमोडिटी होती है, सभी सर्विसेज भी होती है, उसको हम मनी के फॉर्म में आइडेंटिफाई, मनी के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। मतलब हम जो प्राइस दिखाते हैं वो क्या है, जो कमोडिटी का है, जो कमोडिटी है उसका मनी का फॉर्म ही तो है, ठीक है। मतलब ये एक यूनिट के तौर पे काम करता है, किसी भी कमोडिटी या सर्विस हो उसको दर्शाने के लिए एक यूनिट के तौर पे काम करता है जो मनी है, ठीक है। वो मतलब हम जो भी कमोडिटी हो या सर्विस हो उसको मनी के फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं कभी भी, ठीक है। मनी के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 kg वीट है, ठीक है, वो 50 रुपए का है, ठीक है। तो ये इसको मनी के फॉर्म में ले लिया। जो एक 1 आवर का, मान लो कि जो 1 आवर का जो कंप्यूटर यूजेज का रेट है, मतलब ये एक सर्विस हो गई, तो ये मान लो कि 100 रुपए का है, ठीक है, मतलब साइबर कैफे में मान लो, तो ये सर्विस जो भी हुई, ठीक है, वो भी उसको मनी के फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं, ठीक है, मनी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिट हो गया, हम एज ए मतलब स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ अकाउंट हम कह सकते हैं, मतलब जो भी ये सभी सर्विस और जो भी कमोडिटीज होती है उसको हम मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, उसका जो थर्ड फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब देखिए मनी एक लिक्विड एसेट है, ठीक है, उसको आप कभी भी उसको बेच सकते हो, ठीक है। मनी के मतलब मनी का यूज आप कभी भी कर सकते हो। सपोज मान लो कि आपके पास 1 kg ऑफ गोल्ड है, ठीक है, उसकी कीमत क्या है, 50,000 रुपीज, ठीक है। हाँ,
और जब आप इसको बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 50,000 रुपीज लिक्विड आएगा, ये लिक्विडेटेड मनी होगा आपके पास, ठीक है। तो ये मतलब ये एक स्टोर हो गया आपका, आपके पास जो अभी जो मनी पड़ा है, ठीक है। ये जो गोल्ड है ये आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते, मतलब आपको उसमें मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लेकिन जो मनी है वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब ये 50,000 का जो आपके पास 50,000 रुपीज पड़े, मतलब जो आपके पास रुपीज पड़े हैं उसमें 50,000 की रुपीज की वैल्यू स्टोर्ड है ना। आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो गोल्ड का क्या है कि गोल्ड एक लिक्विड एसेट नहीं कह सकते हम, उसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो मनी होता है वो मोस्ट लिक्विड एसेट होता है, और उसी के कारण हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। और वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू के मतलब एक वैल्यू है, मान लो कि कोई भी वैल्यू हुई, उसका एक स्टोरेज हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका एक हम स्टोरेज कह सकते हैं। जो आपके पास मनी होंगे, मतलब जो भी नकद होंगी, ठीक है, आपके पास कैश होगा, ठीक है, आपका कोई बैंक में डिपॉजिट भी होगा, तो वो जो आपका भी टोटल एसेट होगा मनी के रूप में, उसको आप बोलेंगे वैल्यू ऑफ स्टोर। मतलब वो जो टोटल वैल्यू होगी उसका एक स्टोरेज हो गया मनी, ठीक है। 100 रुपए की नोट है, मान लो 100 रुपीज की नोट है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका वो एक 100 रुपए उसमें, जो 100 रुपए है वो स्टोर हुआ हुआ उस नोट में, ठीक है। तो मतलब आप उस नोट का किसी भी जो ट्रांजेक्शन है जिसमें 100 रुपए की जरूरत है या उससे कम की जरूरत है, उसको आप यूज कर सकते हो इस पे जो ये जो नोट है उसका। तो इस तरह से ये तीन फंक्शन अदा करता है: एक्सचेंज मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा फंक्शंस आते हैं वो हम रमेश सिंह की किताब में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो कुछ एक दो फंक्शंस एक्स्ट्रा आते हैं। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से ये तीन ये फंक्शंस आते हैं मनी के, ठीक है। अब बात करते हैं परचेजिंग पावर की। परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है, देखिए, सपोज आज 2000 का साल है, ठीक है। एक पेन है, उसकी प्राइस है 2 रुपए, ठीक है। आपके पास 10 रुपीज है, तो आप कितनी पेन खरीद सकेंगे? 5 पेन, है ना। आपके पास पांच, मतलब आप जो ये 2 रुपए है, तो आप ये 5 पेन खरीद सकेंगे, ठीक है, 10 रुपए इसमें से। और आ गया 2020 का साल, इसमें एक पेन की कीमत हो गई 2.5 रुपीज, और आपके पास अभी 10 रुपए ही है ना। मतलब आपको रुपए तो 10 ही है आपके पास, ठीक है। आपका वैल्यू जो है आपके पास मनी का वो सेम ही है। अब ये 2.5 रुपीज हो गया, तो आप कितनी पेन खरीद सकेंगे? 4 पेन ही खरीद सकेंगे। देखा, जो परचेज किया आपने वो कम हो गया, ठीक है। मनी की वैल्यू तो उतनी रही, लेकिन जो मनी का परचेज करने का पावर था कि जो जितनी कमोडिटी कर सक जो खरीद कर सकता था उससे कम हो गई, ठीक है। मतलब वो अब कम कमोडिटी खरीद कर सकेगा, ये जो 10 रुपया है ओवर द टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मनी का परचेजिंग पावर कम हो गया। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है वैसे वैसे मनी का परचेजिंग पावर, जो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है तब, मतलब जब इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ता है तब मनी का परचेजिंग पावर हो जाता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में से उसका जो परचेज होता है वो ज्यादा कब होगा? जब इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होने लगेगा, जब मतलब प्राइसेस कम हो जाएगी तो अब आप ज्यादा कमोडिटीज परचेज कर सकेंगे। परचेज कब ज्यादा होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, कब कम होगा? जब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, ठीक है, तब क्या होगा कि जो मनी का जो भी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, मतलब ये इन्फ्लेशन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में रहता है ना, ऐसा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। ये एक मतलब एक रिलेटिव टर्म है कि पिछले साल ये परचेजिंग पावर था मनी का, इस साल ये, मतलब ये जो मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया कि जो 2000 की साल में 10 रुपए से 5 पेन आती थी, आज जो 2020 है, ठीक है, 2020 में और इसी 10 रुपीज से आप 4 पेन ही खरीद सकते हो। तो मनी के जो मतलब जो प्राइसेस बढ़ गए उसके कारण क्या हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ मनी से हम कम कमोडिटीज खरीद कर पाए, तो इसको बोलते हैं हम परचेजिंग पावर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की, जो मनी की जो डिमांड और सप्लाई होती है उसकी। मतलब उसका एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं अभी, उसके बारे में आगे में आगे आगे भी हम उसके बारे में मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। चलिए,
अब डिमांड कब बढ़ेंगी, मनी की डिमांड कब बढ़ेंगी? लोगों के पास जब ज़्यादा इनकम होगी, ठीक है, जब कंट्री ज़्यादा ग्रो कर रही होगी और लोगों की इनकम बढ़ रही होगी, लोगों का मतलब वेलफेयर अच्छा हो रहा होगा, लोगों की इनकम बढ़ रही होगी, तब क्या होगा कि मनी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, उनको मतलब लग्जरी भी चाहिए, ठीक है, वो बाय करेंगे कॉमोडिटीज़ को, सर्विसेज को, ठीक है, क्योंकि उनको उनको मतलब उनको पैसा खर्च करना होगा, उनके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो खर्च करना चाहेंगे। तो जब इनकम बढ़ती है लोगों की, ठीक है, तो डिमांड भी मनी की बढ़ जाती है। और सप्लाई करने के लिए क्या होता है, जो हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है पूरा, वो मनी का सप्लाई करता है, ठीक है। इस बैंकिंग सिस्टम में क्या आता है, एक सेंट्रल बैंक है, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक। अभी कहीं भी बैंक आता है वो हम रमेश सिंह में कवर कर लेंगे। अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाए तो एनसीईआरटी में सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक दोनों का दिया गया है, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो मनी इश्यू करता है। जो नोट्स आते हैं, जो हमारे 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, वो सब कौन इश्यू करता है, बैंक इश्यू करता है ना। जो बाकी जो कॉइन होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देख सकते हैं कि मतलब मनी जो होता है हमारी कंट्री में वो बैंक्स इश्यू करते हैं। जो हमारी कंट्री में कौन सा आरबीआई है, वो 1935 में हमारी कंट्री में जो उसका मतलब जन्म हुआ था, हम ऐसे कह सकते हैं, उसका स्टार्टिंग 1935 में हुआ था, ठीक है, हमारी कंट्री में, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मतलब सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जो मतलब इश्यू मनी इश्यू करता है उसको कंट्रोल करता है, मतलब वेरियस रेशियोज होते हैं, उसकी पॉलिसीज होती है, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, इन सबको मतलब इन सब के माध्यम से वो मनी को सप्लाई मतलब कंट्रोल भी करता है और सप्लाई भी करता है। चलिए, अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, वो इस मनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू वेरियस मतलब जो जो मतलब ये एक साधन है, ठीक है, कि जो ज्यादा जो एक डिपॉजिट आती होंगी उनके पास, लोगों से डिपॉजिट लेता है, लोगों को लोन देता है, ठीक है। तो मतलब ये सब जो प्रोसेस करता है, इससे क्या होता है कि जो डिपॉजिट किसी के पास जो एक्सेस जो भी किसी के पास एक्सेस जो मनी होगा वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। और जो लोन किसको देगा, जो नीडी पीपल है, नीडी पीपल होगा उसको लोन देगा, ठीक है। तो ये मतलब एक ऐसा साइकिल चलता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, और उसमें से वो अपना प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, वो अपनी साख सर्जन करता है, ठीक है। अब ये कैसे करता है साख सर्जन, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि ये जो इसमें जो मनी जो रखा गया होता है उसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, उसको हम रिजर्व मनी भी बोल सकते हैं, उसको हम मॉनेटरी बेस भी बोल सकते हैं। ये कौन सा मनी हेल्ड है कि लोगों के पास जो मनी है और जो बैंकों में डिपॉजिट के तौर पे रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो मनी हेल्ड रखा गया है उसको हम हाई पावर्ड मनी भी बोल सकते हैं, रिजर्व मनी भी बोल सकते हैं, और मॉनेटरी जो बेस है वो भी बोल सकते हैं। चलिए, अब बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिपॉजिट्स आती है बैंकों में, ठीक है, उसका बैंक को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं I1, ठीक है। और जो लोन देंगे मतलब डिपॉजिट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जब लोन देंगे इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं I2, IL बोलते हैं हम इसको, तो इसको हम बोलते हैं आई, डिमांड का ID, ठीक है। तो अब जो ये लोन का इंटरेस्ट होता है जो बैंकों को मिलता है, ठीक है, और जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है वो बैंकों को देना पड़ता है, जो मतलब जो डिपॉजिट जिसने डिपॉजिट करवाया मनी उसको, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बैंकों का प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, जब वो देने से ज्यादा कमाती होंगी तभी उसके पास ज्यादा पैसा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट वो कमाती है, जो IL मतलब लोन से जो इंटरेस्ट कमाती है, वो डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उससे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, तभी वो बैंक प्रॉफिट कर पाएगी। इस तरह से बैंक करती है प्रॉफिट।
अब बात करते हैं ये लोन कैसे देता है, मतलब उसमें से ही जो जो लोन, पहले मैं ये बता दूं कि जो इसमें से डिफरेंस जो भी आता है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि मान लो कि 100 रुपये बैंकों में जमा हुआ है डिपॉजिट, ठीक है, 100 रुपये बैंकों में जमा हुआ है डिपॉजिट। अब बैंकों को क्या, उसमें 4% मान लो कि इंटरेस्ट है डिपॉजिट का, ठीक है, और बैंकों ने दिया 80 रुपीज का लोन दे दिया, और उस पे है जो, मान लो कि सपोज 10% लोन का, मान लो कि 10% जो भी ये इंटरेस्ट है वो है, ठीक है। अब बैंकों को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट 4 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंकों को सामने 4 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब 104 रुपया सामने देना पड़ेगा जब भी मतलब क्लेम, मतलब जो भी डिपॉजिट जिसने रखा है उसने उसने जो जो भी बैंक से मांगेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा 104 रुपया, ठीक है। और जो बैंक को मिलेगा, ठीक है, जब बैंकों को इस लोन से क्या रुपया मिलेगा, ठीक है, 88 रुपीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि 80 का लोन था और 10% मतलब 8 रुपीज का उसको फायदा होगा। तो ये जो 4 है, ठीक है, और ये जो 8 है, ठीक है, तो 8 - 4 मतलब 8 रुपीज उसको मिला, 4 रुपीज उसका अपना गया, ठीक है। तो 8 रुपीज मिला और 4 रुपीज गया, तो टोटल 4 रुपीज का फायदा हुआ बैंक को, ठीक है, ओवरऑल। तो इसको बोलते हैं हम स्प्रेड, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्रेड, कि इतना ये मतलब ये प्रॉफिट है कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। चलिए, इसको हम स्प्रेड बोलते हैं। आपको ये मतलब टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, ठीक है, यूपीएससी को मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजी प्रीलिम्स में पूछने में बहुत मजा आता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अब बैंक ये कैसे काम करता है, ये जो लोन देता है, ठीक है। बैंक एक्चुअली क्या करता है, जिनके पास एक्सेस मनी होता है उनमें से जो नीडी पीपल होते हैं उनमें ट्रांसफर करता है। कैसे? कि जो ये जो एक्सेस मनी वाले होंगे वो डिपॉजिट रखेंगे, ठीक है। अब इसी डिपॉजिट में से कुछ पैसे जो रिजर्व जो होते हैं, ठीक है, उसको रिजर्व रख के ये बैंक लोन दे देगा नीडी पीपल को, ठीक है। तो इस तरह से ये बैंक का पूरा प्रोसेस चलता है। अब इसमें आता है मनी का जनरेशन, मनी क्रिएशन का एक कंसेप्ट आता है कि बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है। चलिए, ये मैं इसको हम शाख सर्जन बोलते हैं। क्या आपने जो कभी सुना होगा, ठीक है, ये शब्द सुना होगा शाख सर्जन, ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो सपोज एक रेशियो जो आरबीआई रेशियो तय करता है, ठीक है, जो बैंक होती है, सपोज मान लो कि 100 रुपया डिपॉजिट हुआ, ठीक है, बैंक में, और मान लो कि 100 रुपए का लोन भी दे दिया बैंक ने, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर कोई मतलब 100 रुपये मतलब 10 लोगों ने रखे थे, 10-10 रुपये, ठीक है, 10 लोगों ने 10 रुपये रखे थे, टोटल 100 का डिपॉजिट हुआ था बैंक के पास। अगर 2 लोग आ गए कि मुझे मेरा 20 रुपीज दे दो वापिस, ठीक है, तो बैंक के पास नहीं होगा क्योंकि उसने तो 100 रुपये का लोन दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि बैंकों को मतलब अपने टोटल डिपॉजिट में से कुछ प्रोपोर्शन है, ठीक है, जो सम प्रोपोर्शन का मनी होगा, सम परसेंटेज का मनी होगा, वो अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि कोई जो डिपॉजिट क्लेम करने आए, ठीक है जी, उसको पैसा देना पड़ेगा वापस। तो इस तरह से क्या होता है कि जो टोटल डिपॉजिट होता है उसमें से सम परसेंटेज का मनी वो बैंक अपने पास रख लेगा, ठीक है, और बाकी का जो पैसा है, रेस्ट जो मनी है उसके पास, रेस्ट जो डिपॉजिट है उसको वो लोन दे देगा, ठीक है। बाकी तो मतलब ये जो परसेंटेज हुआ इसको बोलेंगे रिजर्व रेशियो। ये कौन तय करता है? आरबीआई। जैसे जैसे जो इकोनॉमी की डिमांड हो वैसे वैसे आरबीआई इसको चेंज करता है, मतलब डिसाइड करता है कैसे कभी किस समय के पे कितना रखना है उसको, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लो कि 100 रुपया डिपॉजिट हुआ, ठीक है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे डिपॉजिट लिखते हैं और रिजर्व रेशियो लिखते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ शाख सर्जन कैसे होता है, ठीक है, ये मनी क्रिएशन कैसे होता है। चलिए, अब यहाँ आ गया जो उसका उसके पास लोन के लायक जो मनी होगा वो, ठीक है, लोन के लायक जो भी मनी बचेगा वो, सपोज
100 रुपीज का डिपॉजिट हुआ और रिजर्व रेशियो है 20%। ठीक है, तो 100 रुपीज में से उसे 20 रुपीज बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद 80 रुपया जो बचेगा वो बैंक लोन दे सकता है, तो उसने लोन दे दिया। ठीक है, मतलब दूसरी डिपॉजिट होगी, मतलब दूसरे के किसी के खाते में उसने डाल दिया एक एज ए लोन, तो अब उसके भी 16 रुपीज उसको, इसके 20% अपने अपने पास रखने होंगे, तो बचा कितना यहाँ पे 64 रुपीज बचा। ठीक है, अब इसका भी फिर से लोन देगा वो। ठीक है, अब इसका लोन दिया उसने, उसमें से फिर से इसको ये जो 20% है 12.8 उसको वो रखना पड़ेगा, तो उसके पास अभी कितना बचा 51.2। ठीक है, तो इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। मतलब इसने देखो ये 100 रुपये था, 100 रुपये की डिपॉजिट आया, उसमें से कितनी बार ये लोन दे दिया। ठीक है, तो इन सभी लोन में से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इन सभी लोन में से इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को। ठीक है, इन सभी लोन में से जब इंटरेस्ट मिलेगा तो मतलब ये बैंक का मतलब एक साक्ष इसने मनी क्रिएट किया ना इस साइकिल से। ठीक है, इसने मनी क्रिएट किया, इसको हम मनी क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शाख सर्जन हिंदी में। ठीक है, कि ये जो एक एक उसके पास डिपॉजिट आया उसमें से उसने साइक्लिक तरीके से लोन देते रहा और उसने अपना इंटरेस्ट मतलब साइक्लिक तरीके से इंटरेस्ट अपना कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मनी का क्रिएशन, शाख सर्जन जो बोलते हैं बैंक का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मनी क्रिएशन। चलिए, अब हम बात करते हैं एसेट लायबिलिटी की, जो एसेट लायबिलिटीज और नेटवर्थ, ये एक कंसेप्ट आता है, आपको याद रखना होगा। एसेट का मतलब क्या है कि जो जो मतलब बैंकों के पास अपना मतलब जो भी बैंकों के पास आ सकता है रुपया, किसी मतलब जो भी मनी आ सकता है, जैसे कि उसका रिजर्व है। ठीक है, उसके पास रुपया है, उसको किसी को देना नहीं है। ठीक है, और जो लोन है, लोन अभी लोन मतलब उसने दूसरों को दिया है, लेकिन वो रिपे भी होगी ना, इंटरेस्ट के साथ रिपे होगी, मतलब बैंकों के पास वो रुपया आने वाला है, तो वो उसका एसेट हो गया। लायबिलिटी मतलब डिपॉजिट्स, बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स है वो दूसरों को उसे देनी है, इसलिए वो लायबिलिटी, वो अपने पास नहीं आ रही बैंक के पास। ठीक है, वो दूसरों को देनी है, जो भी डिपॉजिटर्स है उनको देनी है। तो नेटवर्थ कितनी हो गई बैंकों की, ये जो एसेट है माइनस लायबिलिटी जो है, ये जो टोटल है उसको हम बोलेंगे नेटवर्थ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि कोई XYZ बैंक है, उसके पास आज 80 रुपए अपने लॉकर में पड़े हैं, मतलब अपने जो अपना उसके पास अपना लिक्विड पड़ा है। ठीक है, वो बैंक का अपना है, किसी को देना नहीं है उसे। दूसरा है, उसने भी लोन दिया था 100 रुपए का एट 5% इंटरेस्ट, तो उसको 105 रुपए अभी मिलने वाला है भविष्य में, मतलब रीपे करेगा, जब भी उसका कस्टमर होगा वो उसको रीपे कर देगा। तो टोटल एसेट कितना हुआ, 185 रुपीज हुआ, उसका एसेट हो गया, क्योंकि वो उसको मिलने वाला है। ठीक है, उसको किसी को देना नहीं है। अब लायबिलिटी की बात करें तो किसी ने 50 रुपए रखे थे उस बैंक में, कितने रुपए पे, सॉरी कितने, जो जो 10% इंटरेस्ट पे उसने 50 से 50 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को 55 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, डिपोजिटर्स को देना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये उसको देना पड़ेगा, तो ये जो 55 रुपीज हो गया उसका लायबिलिटी है। ठीक है, वो उसको देना पड़ेगा। और जो 185 रुपीज था, ठीक है, वो क्या हो गया, उसका एसेट हो गया। तो टोटल नेटवर्थ क्या हुई, टोटल नेटवर्थ हो गई एसेट माइनस लायबिलिटी। इसका मतलब 185 माइनस 55 और 130 रुपीज जो है वो उसकी नेटवर्थ हो गई। ठीक है, तो ये होता है नेटवर्थ और एसेट और लायबिलिटी का कंसेप्ट। चलिए, अब जो हम देखें कि ये जो मनी का क्रिएशन होता है वो क्या इनफाइनाइट होता है, नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता कि मनी क्रिएशन पे लिमिट होता है। ये लिमिट होता है, ये लिमिट कैसे तय किया जाता है, वो रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रिजर्व रेशियो होता है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर मान लो कि 100 रुपए डिपॉजिट है ना,
₹100 डिपॉजिट में से मान लो कि रिजर्व रेशियो है, पहला केस है रिजर्व रेशियो का 10% का, दूसरा केस है 20% का। तो अब ये लोन, पहले केस में लोन के लिए कितना बचेगा आरबीआई के पास, मतलब जो भी कोई भी बैंक हो, ठीक है, ₹90 बचेगा। 10% है वो, मतलब ₹10 है वो, उसको अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, और इसमें यहाँ पे ₹20 रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ₹20 जो है, तो अब कितना बचेगा इसके पास, ₹80 जो ही लोन के लिए बचेगा। ठीक है, तो पहले केस में क्या है कि वो ज्यादा मनी क्रिएट कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा लोन देगा उतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे केस में क्या है कि पहले केस से कम मनी जो है वो लोन के रूप में बैंक दे पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक कम मनी जनरेट कर पाएगा, जितना ज्यादा रिजर्व रेशियो होगा उतना कम मनी क्रिएशन होगा। तो मतलब मनी क्रिएशन पे लिमिट इस तरह से आता है, ठीक है, जो भी मतलब रिजर्व रेशियोज होते हैं, ठीक है, जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जो भी रेशियोज तय किए जाते हैं, उसके हिसाब से जो मनी का क्रिएशन होता है, ठीक है, बैंकों के द्वारा, वो लिमिटेड रहता है, ठीक है, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह से वो जो भी मनी क्रिएशन होता है वो कंट्रोल किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, सॉरी, जो आरबीआई होता है उसके द्वारा। जो इसी तरह से वेरियस पॉलिसी टूल्स होते हैं, जो भी आरबीआई होती है, ठीक है, ये तो मतलब एक उदाहरण था रिजर्व रेशियो। पॉलिसी टूल्स होते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, ये मतलब ये पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में, मतलब जो सपोज मान लो रिजर्व रेशियो है उसको कंट्रोल कर लिया, मतलब आरबीआई ने 4% से 5% बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये एक पॉलिसी टूल हो गया, ठीक है, आरबीआई का। ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि जो आंकड़े होते हैं उसको चेंज कर देता है, ठीक है, मतलब एक्चुअल जो, मतलब वो मैथमेटिक्स से, एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स से रिलेट करता है, ठीक है, आंकड़े चेंज कर दिए, ठीक है, इस तरह से। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि उसको, मतलब ये जो जो बैंकों को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, बैंकों को उत्साहित किया जाता है कि आप कम लोन दो, आप या तो ज्यादा लोन दो या तो कम लोन दो, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, मतलब कोई आंकड़ों में चेंज नहीं किया जाता, लेकिन एक मान लो कि अब अवेयरनेस कर दी, ठीक है, और मान लो कि अवेयरनेस कर दी, बैंकों की अवेयरनेस बढ़ाई, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई, तो ये जो स्टेप्स लिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है, उसमें मतलब उसको वो स्टेटिस्टिक्स के, मतलब उसको हम स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से नहीं समझा सकते, उसको हमें मतलब साइकोलॉजिकली समझना पड़ता है क्वालिटेटिव को, ठीक है। क्वांटिटेटिव में आपको पता है कि जो भी आंकड़े होंगे वो चेंज कर देगा जो आरबीआई है, ठीक है, उसी तरह से जो भी, मतलब ये दो तरह के पॉलिसी टूल्स होते हैं, ठीक है, इसी जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इस तरह इन दोनों पॉलिसी जो टूल्स है उनका उपयोग करके आरबीआई जो भी मनी का सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है, मान लो कि यहाँ पे देखा आपने ज्यादा रिजर्व रेशियो बढ़ गया, ठीक है, यहाँ से इतना रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो कम लोन दे पाएगा जो भी आरबीआई है वो, ठीक है, तो मनी का सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में। अगर रिजर्व रेशियो कम कर दिया तो ज्यादा लोन दे पाएगा जो भी बैंक है वो, ठीक है, तो मनी का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वांटिटेटिव टूल, ये जो रिजर्व रेशियो वाला टूल था वो था क्वांटिटेटिव टूल। चलिए, अब आरबीआई कुछ ऑपरेशंस भी करता है जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत ही फेमस जो एक टूल है आरबीआई का, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या तो आउटराइट हो सकते हैं या तो रीपर्चेज एग्रीमेंट पे हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इसको हम रेपो भी बोलते हैं, रेपो ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आउटराइट में क्या होता है, वो परमानेंट होता है। ठीक है, ये ऑपरेशन कैसे होता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, और जो पॉलिसी टूल्स है वो फिर से हमारी जो रमेश सिंह की किताब है उसमें भी वो फिर से रिपीट होंगे, ठीक है, उसमें हम ज्यादा टूल भी पढ़ेंगे जो क्वालिटेटिव टूल्स है, ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव टूल्स है उनको हम फिर से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रीपर्चेज एग्रीमेंट है वो परमानेंट नहीं है। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आता है आउटराइट से। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो मतलब जो बैंक होता है, जो आरबीआई होता है, वो इकोनॉमी में से, मतलब इकोनॉमी होती है हमारी, वहां से जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको या तो सेल करता है या तो परचेस कर लेता है। मतलब जैसे अगर उसको लिक्विडिटी बढ़ानी हो, ठीक है, तो वो सेल, मतलब वो परचेस कर लेगा, और लिक्विडिटी कम करनी हो इकोनॉमी तो वो सेल कर देगा, ठीक है, ताकि जितना ज्यादा जो पैसा होगा वो आरबीआई के पास आ जाएगा, तो जो बॉन्ड बेचने से, ठीक है, तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और बॉन्ड जब वो परचेस करेगा
तो एक जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब आरबीआई इसमें, लेकिन ये जो होता है ये परमानेंट नेचर का होता है, ठीक है। इसमें मतलब परमानेंट नेचर का मतलब अगर सेल कर दिया तो वो भी परमानेंट हो गया, और परचेस कर दिया तो वो भी परमानेंट हो गया। मतलब इसके बाद जो भी मनी आएगा इकोनॉमी में या तो जाएगा, ठीक है, या तो वापस जाएगा या तो मनी आएगा इकोनॉमी में। मतलब अगर जो परचेस कर लिया, मानो कि ये जो आरबीआई थी उसने परचेस कर लिए ये जो बॉन्ड्स थे, ठीक है, तो क्या करेगा, उसके उसका इक्विवेलेंट जो मनी होगा वो इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये परमानेंट हो जाएगा, उसके बाद वो रिपर्चेज नहीं करेगा उसमें, मतलब वो फिर से वापस नहीं लेगा वो मनी, ठीक है। तो ये एक परमानेंट नेचर का जो ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद आता है रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन। रेपो रेपो ऑपरेशन हम कब कहते हैं, ये जो परचेज करते हैं ना, सपोज मान लो परचेज किया या तो सेल कर दिया, ठीक है, ये जो बॉन्ड्स थे, ठीक है, तो वो उसको वो सेल या परचेज करेगा वापिस। कब सेल करेगा, व्हेन आरबीआई विल सेल और परचेज, ये बॉन्ड पे लिखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीपर्चेज एग्रीमेंट है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड्स है उस पे ये जो कभी ये जो मतलब रीपर्चेस कब करेंगे, जो आरबीआई है अपने सेल करने के बाद रीपर्चेस कब करेगा, और जो भी मतलब अगर उसने सेल किया हो तो रीपर्चेस कब करेगा, और जो उसने परचेस किया हो तो रीसेल कब करेगा, उसका जो भी टाइम हो डेट लिखा होता है, ठीक है। इसका मतलब अवधि होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर से जो मतलब अगर जो उसने सेल किया हो तो रीपर्चेज कर लेगा आरबीआई है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये परमानेंट नेचर का कोई भी इंजेक्शन नहीं होगा, परमानेंट नेचर का जो भी मनी का ट्रांजेक्शन होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उसमें डेट लिखा होता है जो आरबीआई का, ठीक है, जो डेट जब ये बॉन्ड मैच्योर होता है तब आरबीआई परचेज कर लेता है, और जो भी मनी होता है वो इकोनॉमी में फिर से इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब दो ओपन मार्केट ऑपरेशन देखे हमने, एक था आउटराइट, ये जो परमानेंट नेचर का होता है, दूसरा था रेपो ऑपरेशन जो नॉन परमानेंट नेचर का होता है, ठीक है। चलिए, और जो रेपो होता है मतलब जो जो भी जो रेपो रेट होता है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो रेपो रेट पे जो भी कॉमर्शियल बैंक्स को मनी दिया जाता है, जो भी, ठीक है, हम दो रेट होते हैं, बैंक रेट और रेपो रेट। अभी भी कई रेट आएंगे, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो रेपो रेट होता है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब जो भी मतलब ओवरनाइट हो गया, 7 डे का हो गया, 14 डेज का हो गया, ठीक है। और जो बैंक रेट होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होता है, और इसमें जो भी सिक्योरिटीज होती है उसका ट्रांजेक्शन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि रेपो रेट पे क्या होता है कि किसी एक कॉमर्शियल बैंक है ए, उसने आरबीआई से पैसा लिया, तो आरबीआई को उसे बॉन्ड देना पड़ेगा, मतलब जो सिक्योरिटीज है वो आरबीआई को वापस देनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और तो मतलब जो जितना रुपया लेता है, ठीक है, उसी उसी के हिसाब उसको उसका जो टैक्स होता है, मतलब जो भी जो उसका इंटरेस्ट होता है उसको एडजस्ट करके उतनी वैल्यू की सिक्योरिटीज आरबीआई को देनी पड़ती है, जो भी बैंक होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसको रेपो रेट पे दिया जाता है। ये जो रेपो रेट है एक तरह का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, उसको एडजस्ट करके उसके वैल्यू की जो सिक्योरिटीज होती है वो आरबीआई को देनी पड़ती है। ये जो एडजस्टमेंट कैसे होता है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रीपर्चेज एग्रीमेंट के बारे में हमने बात की। अब जो रेपो रेट है उसके बारे में बात करते हैं, रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट का मतलब ये हुआ कि जो कोई एक बैंक है, ठीक है, और ये आरबीआई है, आरबीआई के पास से बैंक उधार लेगा मनी, उसके पास जब मनी नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, मान लो कि एक्सिस बैंक के पास मनी नहीं है, ठीक है, तो वो आरबीआई के पास जाएगा कि हमें पैसे दे दो आप,
रेपो रेट पे। तो ये जो आरबीआई है वो जो उसको मनी देगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो आरबीआई को वो इतना ही सिक्योरिटी देगा, मतलब जो बॉन्ड्स है वे, ठीक है, वो आरबीआई को दे देगा। तो ये जो होता है पूरा ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि आरबीआई जो मतलब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो ए को रुपीस वापस देना पड़ेगा, ठीक है, वापस देना पड़ेगा, और आरबीआई तब ये जो सिक्योरिटीज है वो वापस कर देगा। तो ये जो रुपीस उसको देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट भी दे चुकाना पड़ेगा जो आरबीआई को। तो ये रेपो रेट होता है, ये जो रेपो रेट होता है वो जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो ए बैंक को आरबीआई को चुकाना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म का होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग होता है बैंकों का, इसके लिए रेपो रेट के ऊपर ये दिया जाता है, जैसे कि 7 डे हो गया, ओवरनाइट हो गया, 14 डे हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब ये जो शॉर्ट टर्म के लिए जो बोरोइंग होता है बैंकों का वो रेपो रेट पे किया जाता है आरबीआई से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोग ये जो रिपर्चेज एग्रीमेंट किया क्यों जाता है। रेपो का जो रेपो का एग्रीमेंट है, ठीक है, रिपर्चेज का एग्रीमेंट वो किया क्यों जाता है, ठीक है। देखिए लोगों के मोटिव क्या होते हैं पैसे रखने के, पहले तो मैं आपको बात करूं लोगों के मोटिव क्या होते हैं पैसे रखने का। देखिए पहला मोटिव होता है ट्रांजेक्शन का मोटिव। अभी हम बात करते हैं कि लोगों का मोटिव क्या होता है पैसा रखने का। वाई दे होल्ड मनी, दे मतलब पीपल, जो भी लोग होते हैं वो, वाई दे होल्ड मनी और सेल मनी, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि उसके मतलब कई रीजन होते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन मोटिव हो गया उनका। ट्रांजेक्शन का मोटिव ये है कि मान लो कि जो उनको मतलब वो अपने अपने पास रखेंगे या बैंकों में रख देंगे, इसके बारे में हमें पता चलता है कि देखिए सैलरी कब मिलती है, ये डिस्क्रीट टाइम पे मिलती है, ठीक है, मतलब महीने के अंत में मिलती है। लेकिन ये जो सैलरी मिली उसका यूज तो वो रोज करना पड़ेगा उस फैमिली को, ठीक है, मतलब जो रोज का उसका जो भी एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो इस ये जो डेली ट्रांजेक्शन है उसके लिए लोगों को मनी रखना पड़ता है अपने पास, और बाकी का जो एक्सेस मनी बचता होगा उनका वो बैंकों में रख सकते हैं, ठीक है, मतलब वो सेविंग्स में रख देंगे, एफडी में रख देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो लोगों का एक ट्रांजेक्शन का मोटिव रहता है कि जो उनका जो डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें उनको उसी उसी के कारण उनको मनी अपने हाथ में रखना पड़ता है। बाकी का जो जो मतलब वो बाकी का जो सेविंग्स में होल्ड करेंगे उनके पास एक्सेस बचेगा, तो वो जो मनी है उसको बैंक में रख सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक था, ठीक है, ट्रांजेक्शन का मोटिव। अब इसमें आता है एक अप्रोच कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जितना मतलब उसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। मान लो कि दो पीपल है, ठीक है, एक और दो पूरी इकोनॉमी में, ठीक है। तो मान लो कि इसने 100 रुपया इसको दिया और इसने सर्विस दे दिया 100 रुपये का, ठीक है। जो जो भी मतलब मान लो कि कॉमोडिटी दे दिया सपोज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो ये वापस क्या करेगा, मतलब ये जो 100 रुपया था उसने वो स्पेंड कर दिया, और जो ये कॉमोडिटी था, ये जो 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 ये फॉर्म था, ये जो दूसरा पीपल था, ठीक है, जिसने प्रोड्यूस किया था, ये उसको दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि ये जो कॉमोडिटी थी वो यूज हो जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगा कि वो वापस काम करने जाएगा उसी फॉर्म में, ठीक है। तो वो फिर से अपनी सर्विस देगा 100 रुपए की, और ये उसको 100 रुपया वेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा इकोनॉमी चलता है, हमने पहले भी सिंपल इकोनॉमी में देखा था, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ, 100 रुपए का ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ यहाँ पे, ठीक है, 2 बार हुआ, 2 टाइम्स ट्रांजेक्ट हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलिए, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ दोनों के बीच, ठीक है। पहले उसने इसको दिया, दूसरी बार उसने इसको दिया, तीसरी बार उसने इसको अगर दिया तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ जो भी वेलोसिटी ऑफ
ट्रांजेक्शन होगा वो 3 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्ट कितनी बार होता है मनी। अब दूसरा आता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ये ट्रांजेक्शन का मोटिव था वो तो बहुत इजी था, स्पेक्यूलेटिव मोटिव जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए लोगों को क्या चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सपोज मान लो कि लोगों के पास सपोज मान लो एसेट्स है जैसे कि लैंड है, ठीक है, हाउस है, ईटीसी, इन सबको हम अभी बोल देते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो इस बॉन्ड पे रिटर्न मिलता होगा उनको कुछ, उसको भी हम इंटरेस्ट रेट गिन लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब ये बॉन्ड का आईबी गिनते हैं। अब मान लो कि सेविंग का इंटरेस्ट है, सेविंग का इंटरेस्ट रेट है वो, उसको हम बोलते हैं IS, ठीक है। इसको हम मार्केट इंटरेस्ट भी बोलेंगे, है ना। तो अब क्या होगा कि मान लो कि कोई बॉन्ड 100 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, 100 रुपए का बॉन्ड है। अब मान लो कि उस बॉन्ड को दो साल के लिए दिया गया है, 2 इयर्स के लिए अगर इस बॉन्ड को लिया गया है तो इसका अब जो भी रिटर्न है वो ऐसे है कि फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज और सेकंड ईयर के एंड में 10 रुपीज प्लस जो भी प्रिंसिपल जो भी फेस वैल्यू थी वो, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का जो रिटर्न है ये मिल रहा है किसी पर्सन को, ठीक है। अब मान लो कि कोई जो भी बैंक का सेविंग अकाउंट में अगर रखे वो 5% है बैंक का सेविंग, ठीक है। तो मान लो कि फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज चाहिए, तो कितना हमें बैंक में रखना होगा कि हमें 10 रुपीज ये 5% के हिसाब से मिलेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं 1 + 5/100 इज इक्वल टू 10, ठीक है। कि कितना वैल्यू हम बैंक में रखेंगे कि ये जो 5% की वैल्यू है उसके हिसाब से हमें 10 रुपीज का रिटर्न मिलेगा। तो ये जो x हो गया, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं 1.05, ये जो x का वैल्यू हो गया, ठीक है। इतना अगर हम इतना रुपया रखेंगे तभी हमें जाके मिल सकता है ये जो भी मतलब ये जो इसमें मान लो कि 9 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है, 9.5 अगर मान लो कि 9.5 हम आज अगर बैंक में रखेंगे तो 5% इंटरेस्ट जो बैंक हमें मिल रहा है वो साल के एंड में हमें 10 रुपये देगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये उल्टा गिनती किया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों ईयर की, मतलब जो दूसरा ईयर था उसके एंड में। तो अब हमें कितना करना पड़ेगा कि जो ये जो अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होगी तो ये कैसे हमें मिलेंगी कि पहले 10 रुपए का तो हमें पता है 1.05, ठीक है। तो अब दूसरे में क्या होगा कि हमें 10 + 100 रुपये मिल रहा था, तो उसके लिए हमें जो 1.05 था 2 साल के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक 109.925 समथिंग कीमत आ रही है उसकी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक में अब 109 रुपये रखेंगे तभी आपको पहले साल में 10 रुपया मिलेगा और दूसरे साल में 10 रुपया प्लस 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। इतनी जो आपको रिटर्न मिलेगा उसी के हिसाब से अब मतलब ये बैंक का ये जो आपको बैंक में इतना रुपया रखेंगे तभी आपको ये जो था ये जो 10 रुपया पहले साल में और दूसरा जो 10 रुपया और 100 रुपया दूसरे साल में। लेकिन बॉन्ड में आपको 100 रुपये का बॉन्ड लेने से ही ये सब मिल जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या हुआ, सस्ता हुआ, बॉन्ड चीप हो गया। ये जो बैंक में आपको डिपॉजिट रखना पड़ रहा था 109.25 रुपया, ठीक है, उससे बॉन्ड क्या हो गया, चीप हो गया, ठीक है। और ये जो डिपॉजिट है वो एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिमांड बढ़ेगा तो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है उसका जो भी प्राइस होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब फेस वैल्यू बढ़ने, अगर फेस वैल्यू ये 109.25 रुपये से भी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, अगर वो फेस वैल्यू 109.25 रुपये से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा अब, ठीक है। तो फिर से क्या होगा कि ये डिपॉजिट की मांग बढ़ने लगेगी तो ये चीप हो जाएगा, जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड की वैल्यू होती है, ठीक है, बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है।
ये होता है हमारा मतलब ये स्पेक्युलेटिव मोटिव का एक हम कह सकते हैं कि जो ये हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आ रहा है। स्पेक्युलेट करना मतलब क्या करना? स्पेक्युलेट करना मतलब एक एक अंदाज लगाना, ठीक है, कि सपोज मान लो कि आज इंटरेस्ट रेट इतनी है, कल इतनी हो जाएगी, तो हमें बॉन्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जो हमारे पास रुपए है वो अपने पास ही रखने चाहिए। इसको हम कहते हैं स्पेक्युलेट करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेट करना। तो ये जो मोटिव होता है उसके हिसाब से जो भी हम तय करते हैं कि पैसा अपने पास रखना होता है या नहीं रखना होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। अभी इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि मान लो कि मार्केट इंटरेस्ट आज ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ये स्पेक्युलेट करेंगे कि इन नियर फ्यूचर में मार्केट इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगेगा, ठीक है। अब मार्केट इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है जैसे हमने देखा। तो हमने आज स्पेक्युलेट किया, तो हमने स्पेक्युलेट क्या किया कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो नियर फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आज मतलब आज वो कम होगा, जो नियर फ्यूचर है उसमें बढ़ने ये मतलब एक अंदाज लगा है, ठीक है। तो क्या होगा कि बॉन्ड का जो है जो डिमांड है जो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भविष्य में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज उसका प्राइस बढ़ने लगेगा, ठीक है, वो इंक्रीज होगा बॉन्ड का प्राइस है, ठीक है। तो ये जो डिमांड हुई स्पेक्युलेटिव मनी की डिमांड कम हो गई, स्पेक्युलेटिव डिमांड हो गई वो कम हो गई, ठीक है। बॉन्ड की जो डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मतलब बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तब लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेक्युलेटिव मनी का जो डिमांड है वो कम हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मान लो कि जो जो ये जो रेशियो है, जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। तो इसका मतलब बॉन्ड की वैल्यू और हाई ही है, बॉन्ड वैल्यू हायर है, ठीक है। बॉन्ड वैल्यू हायर है तो लोग मतलब उसका जो डिमांड होगा वो कम होगा बॉन्ड का। अब क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि भाई इंटरेस्ट भविष्य में बढ़ेंगे, मतलब वो स्पेक्यूलेट करते हैं, अंदाज लगाते हैं कि वो भविष्य में बढ़ेंगे, इंटरेस्ट का रेट है वो भविष्य में बढ़ेगा। इसके कारण क्या होता है कि बॉन्ड का डिमांड है वो कम ही रहता है, वो लेस का लेस ही रहता है, ठीक है। और बॉन्ड का डिमांड जब लेस रहता है तो क्या होता है कि जो मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, वो बॉन्ड खरीद नहीं करते, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाता है और लोग फिर भी जो बॉन्ड होता है उसको खरीद करना ही नहीं चाहते, ठीक है, कि मतलब उनको डर रहता है कि भविष्य में बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो बॉन्ड का जो वैल्यू वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लोग डिमांड मतलब बॉन्ड की डिमांड जो भी होती है वो उसको कम ही रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा रहती ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप, है ना। कि मतलब लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट तो कम ही है मार्केट की, ठीक है, लेकिन बॉन्ड की डिमांड जो बढ़नी चाहिए वो भी कम ही है, बॉन्ड की डिमांड भी बढ़नी है। लोगों को मतलब लोग अंदाज लगा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आज कम है तो भविष्य में बढ़ने लगेगा, भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड का रेट फिर कम हो जाएगा, बॉन्ड की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो आज जो बॉन्ड की कीमत है वो कम ही रहती है, इसको हम बोलते हैं ये जो बॉन्ड का रेट भी कम होना, वो मतलब जो बॉन्ड का प्राइस भी कम हो जाना और इंटरेस्ट रेट है उसका प्राइस भी कम हो जाना, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो जाती है, मतलब इसमें जो मतलब ये जो रिलेशन रहता है वो अनस्टेबल हो जाता है, जो भी इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का जो रिलेशन था ना इनवर्स, वो अनस्टेबल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव के बारे में आपने पढ़ा कि ये जो स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है, ठीक है, मतलब ये लोग पैसा क्यों रखते हैं, ये एक इसका मोटिव है कि इसीलिए रखते हैं कि आज मानो कि ये बढ़ गया दूसरा कम हो गया, ठीक है, मतलब वो किस रास्ते से ज्यादा जो रिटर्न है वो कमा सकते हैं, ठीक है। अब मतलब वो लिक्विडिटी मनी अपने पास इसीलिए रखते हैं कि अगर मान लो कि बैंक में इंटरेस्ट में ज्यादा उनको मिल रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे,
ठीक है। अगर जो बॉन्ड है उसको उसमें से उनको ज्यादा मिल रहा है पैसा, तो वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना शुरू में कि बैंकों का इंटरेस्ट 5% है, तो बैंक में आपको मतलब जो भी वो 10 रुपए कमाने के लिए आपको 109.25 रुपए रखने पड़ेंगे और बॉन्ड में 100 ही रुपए लगाने पड़ेंगे, तो बॉन्ड चीप हो गया। ठीक है, तो वो लोग हो गए, वो इसमें बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम उस पे कि वो लोग अंदाज लगाते हैं, अंदाज के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए उनके पास मनी होना जरूरी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये स्पेक्युलेटिव मोटिव के कारण भी वो अपने पास मनी रखते हैं। ठीक है, चलिए, अब मतलब ये दो मोटिव हो गए, ट्रांजेक्शन की मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब हम बात करते हैं, मतलब ये जो लिक्विडिटी ट्रैप था वो इसका ग्राफ आता है, ये जो ग्राफ होता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे होता है स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो जाता है कि डिमांड तो बढ़ता रहता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम तो होता रहता है, लेकिन लोग जो होते हैं वो अपनी लिक्विडिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड को परचेज ही नहीं करते, उनको डर रहता है कि बॉन्ड की प्राइस अगर फिर से कम हो गई, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गई और बॉन्ड की प्राइस फिर से कम हो गई, तो उनको लॉस जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है लिक्विडिटी ट्रैप कि लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो कम ही है, लेकिन जो बॉन्ड की प्राइस है वो भी कम है। बॉन्ड की जब प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, तो लोग उसको पसंद मतलब उसको बाय करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी, मतलब बॉन्ड की डिमांड कम है, बॉन्ड की डिमांड कम है, तो जो भी मनी का जो डिमांड है, ठीक है, स्पेक्युलेटिव डिमांड वो ज्यादा है, मनी का जो लिक्विडिटी वो ज्यादा हो गया लोगों के पास हाथ में। ठीक है, लोग अपने हाथ में पैसा रखना चाहते हैं। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसे रखने का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, वो मतलब इसका अंदाज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड का जो प्राइस है, ठीक है, बॉन्ड का प्राइस अगर कम होता है तो इसका मतलब ये जो स्पेक्युलेटिव डिमांड है वो बढ़ गया। ठीक है, जो बॉन्ड का प्राइस है वो ज्यादा हो गया, तो स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये बढ़ गया, तो स्पेक्युलेटिव जो डिमांड है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब जो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे तो लोगों के पास कम ही बचेगा ना। ठीक है, लोगों के पास कम ही डिमांड बचेगी, जो मनी हो गया वो तो बॉन्ड के प्राइस में जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी है और बॉन्ड का प्राइस है उसका भी इनवर्स रिलेशन रहता है। चलिए, अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। हमने बैंकिंग सिस्टम का तो थोड़ा देखा, जो भी सेंट्रल बैंक है जो भी, ठीक है, तो जो सप्लाई ऑफ मनी, जैसे कि हमारे पास कैश होता है, ठीक है, जो उसमें क्या आ जाते हैं, नोट्स आता ही है, कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, ना कि आरबीआई। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड जो डिमांड डिपॉजिट होती है बैंकों के पास, डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि मानो कि बैंक के पास रुपया जो आपका पड़ा है, ठीक है, तो आप अगर चेक लेके जाएंगे तो बैंक को वो उसी डिमांड पे देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक में आप अगर चेक लेके जाते हैं, आपके खाते में 25,000 रुपीज पड़े और आप जो चेक लेके जाते हैं, ठीक है, 5,000 रुपए का, तो बैंक को आपको अपनी डिमांड पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, जो बैंक्स में रखे होते हैं उसको। अब आते हैं टाइम डिपॉजिट्स, जो हम इसको फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, उसका मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको वहां पे रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एफडी होता है, ठीक है, उसको मतलब बैंकों में रख दिया जाता है, वो भी मतलब एक तरह के डिपॉजिट्स ही है ना। ठीक है, तो वो भी सप्लाई तो करते हैं मनी को। ठीक है, मतलब ये मनी के मेजर्स है। ठीक है, ये जो, तो ये सप्लाई ऑफ मनी है, ये एक स्टॉक वेरिएबल है, ये आपको पूछाया जा सकता है। स्टॉक वेरिएबल ये इसलिए है कि स्टॉक मतलब आप जो भी सप्लाई ऑफ मनी होता है पूरी कंट्री में, वो एट अ टाइम गिना जाता है, ना कि टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, ये एट अ टाइम गिना जाता है कि आज मनी सप्लाई कितना है हमारी इकोनॉमी में, कल कितना है हमारी, ना ये आप ये नहीं पूछ सकते कि लास्ट 10 ईयर्स में कितना मनी सप्लाई रहा है, ये आप ये नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये फ्लो वेरिएबल नहीं है, ये स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, ये होता है स्टॉक वेरिएबल कि अभी एट अ टाइम हमारी कंट्री में कितना सप्लाई ऑफ मनी है। ठीक है, अब हमने बात की कैश और जो डिमांड डिपॉजिट से, ठीक है, टाइम डिपॉजिट से। अब हम नोट्स की बात करें इस कैश में और कॉइन्स की बात करें, देखिए हम धीरे धीरे आते जा रहे हैं वेरियस जो भी हमारी जो डेफिनेशन है उस पे। जो नोट्स और कॉइन्स है उनका अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता।
ठीक है, उनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। जैसे कि 100 रुपए का नोट है, उनका प्रोडक्शन को 2 रुपए में ही हो गया होगा, ठीक है, मतलब उदाहरण के तौर पे हम कह सकता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी 2 रुपए ही होगी, ठीक है, वो एक कागज है, ठीक है, तो उस कागज का मतलब जो कीमत होगा मान लो कि 2 ही रुपए है, ठीक है, तो उसका कोई अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये 100 रुपए की उसकी कीमत आती कहाँ से है कि जो आरबीआई होता है, मतलब जो आरबीआई गवर्नर होता है उस पर लिखता है, आरबीआई गवर्नर साइन करता है, मैं धारक को 10 रुपए 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये ऐसा लिखा जाता है ना, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसमें आरबीआई के जो भी जो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा जो साइन किया जाता है उसके कारण उसकी वैल्यू 100 रुपए बन जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो मनी होती है, ऐसा जो मनी होता है जिसके पास अपना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन उसको जो भी मतलब जो सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो इसी मनी को हम बोलते हैं फिएट मनी। ये आपको पूछा जा सकता है कि फिएट मनी हम किसे कहते हैं, ठीक है। हम भविष्य में इसमें जो जो ये हम भविष्य में इसके जो भी जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आपको ज्यादा जो भी मदद मिलेगी। ये जो भी फिएट मनी है, मतलब टाइप्स ऑफ मनी है, वो ये फिर से रिपीट होने ही वाला है, ठीक है, जो जो रमेश सिंह की किताब है उसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर इसको हम क्यों कहते हैं पता है आपको? लीगल टेंडर इसलिए कहते हैं कि वो कोई भी एक्सेप्ट करेगा, जो मनी है वो, हाँ, कोई भी एक्सेप्ट करेगा, इतने वो कंपल्सरीली एक्सेप्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा, ठीक है। वो अब आप किसी को 10 रुपए देंगे, ठीक है, तो वो मान लो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को 10 रुपए दिए तो वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो मतलब ट्रांजेक्शन में आपने 10 रुपए के बिस्किट्स लिए और आपने उसको 10 रुपए दिए, तो वो उसको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो उसको ना नहीं कह सकता कि नहीं मैं 10 रुपए नहीं लूंगा, आप मुझे कुछ और दो, ठीक है। लेकिन चेक के बारे में ऐसा हो सकता है, वो चेक लेने में मना कर सकता है, ठीक है, कि नहीं आप मुझे चेक नहीं, आप मुझे कैश दो, वो ऐसा कह सकता है। तो चेक है वो लीगल टेंडर नहीं है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि चेक लीगल टेंडर है या नहीं। तो इसका मतलब लीगल टेंडर का मतलब ये हुआ कि मनी है जो ये जो नोट्स और कॉइन्स है, ठीक है, ये दोनों लीगल टेंडर से वो कोई भी मना नहीं कर सकता लेने से, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं लीगल डेफिनेशंस की कुछ, ठीक है। अब लीगल डेफिनेशंस की जो, जैसे कि नैरो मनी है, ब्रॉड मनी है, ठीक है, इन दोनों की हम चर्चा करेंगे अभी। तो पहले देखिए इनको जो जो कैटेगराइज किया जाता है, जो भी मनी है हमारी इकोनॉमी में, पहला होता है M1, दूसरा होता है M2, तीसरा होता है M3, चौथा होता है M4। ये सब आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में आ चुका है, इनके क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है। चलिए, अब M1 क्या होता है पहले तो मैं आपको बताता हूँ। M1 इज इक्वल टू जो भी जो लोगों के पास पैसा होता है और जो भी डिमांड डिपॉजिट होती है, ठीक है। ये जो सीयू है उसको जो भी लोगों के पास जो मनी होता है, लोगों के पास जो पीपल के पास रखा गया है, ठीक है, और जो डीडी को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसको हम जो डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स में रखे जाते हैं वो, ठीक है। तो ये जो पूरा ये जो लोगों के पास मनी है और बैंकों के पास मनी है, जो सेविंग्स जो डिमांड डिपॉजिट से सेविंग्स अकाउंट में, इन दोनों को रख के जो मनी होता है उसको हम M1 बोलते हैं, CU प्लस DD, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं M1 मनी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके पास 100 रुपए है और आपके पास तो 100 रुपए है और आपने 100 रुपए का बैंक में जो सेविंग्स में रखा है, ठीक है, तो टोटल जो 200 रुपए हो गए वो M1 मनी हो गया आपका, ठीक है, एक इकोनॉमी का। और मान लो उसके बाद आता है M2, तो M1 मनी प्लस जो आप पोस्ट ऑफिस में जो तो सेविंग्स में रखते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स जो होता है उसमें भी रखा जाता है। तो M1 और मतलब आपके पास जो मनी है, बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है और पोस्ट ऑफिस के मतलब उसका जो उसमें सेविंग्स के अकाउंट में जो टोटल मनी रखा गया है उसको हम बोलते हैं M2 मनी।
ठीक है। अब ये जो M2 मनी, मान लो कि आपने 100 रुपया अपने पास था, 100 रुपया आपने बैंक में रख दिया, 100 रुपया ये जो आपने रख दिया पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, ये बैंक में रख दिया आपने, ठीक है। तो ये जो हुआ वो M1 हुआ, और ये जो टोटल हुआ वो M2 हुआ, ठीक है। तो M1 और M2 है, M1 और M2 है, इन दोनों को नैरो मनी बोला जाता है, ठीक है। ये पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में पिछले साल भी, ठीक है, पिछले सालों में मतलब पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। चलिए अब आते हैं M3 पे। M3 में क्या होता है कि जो M1 का जो मनी होता है, मतलब आपके पास जो पैसा है और जो बाद में जो डिमांड डिपॉजिट है बैंकों की वो आ जाती है, ठीक है। और जो जो टाइम डिपॉजिट बैंकों के पास जो FD हम गिनते हैं, ठीक है, बैंकों की, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं आता, पोस्ट ऑफिस को आपको यहाँ पे भूल जाता है। बैंकों के पास जो टाइम डिपॉजिट होती है, जो FD होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मतलब जो टाइम के मतलब कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए रखी जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जो टाइम डिपॉजिट, ये जो मतलब इनका जो सबमिशन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं M3 मनी, ठीक है। और ये M3 मनी जो होता है वो मेजर होता है एक, ये किसका मेजर होता है, मनी सप्लाई का एक मेजर होता है हमारी कंट्री में, ठीक है। कि इन तीनों का सबमिशन करके जो भी मनी का जो मतलब जो हमें मेजर मिलता है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मान लो कि आपके पास आज, अब मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 120 रुपए बैंक में रखे, उसके बाद 150 रुपए आपने पोस्ट ऑफिस में रखे, ठीक है। उसके बाद आपने जो 200 रुपए थे जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स में थे, उसके बाद आपने 200 रुपए ये बैंक के सेविंग्स में रखे थे, 120 रुपए, 200 रुपए बैंक में FD के तौर पर रख दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो आपके पास पैसा और बैंक के सेविंग्स में है उसको हम बोलेंगे M1 मनी, ठीक है। अब आपके पास भी पैसा है, इसके बाद और जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स है उसको मिलाकर हम कहेंगे, जो टोटल मिलाकर हम कहेंगे उसको बोलेंगे हम M2 मनी, ठीक है। अब ये जो 100 रुपया है, 120 रुपया बैंक का सेविंग है और बैंक का जो FD है टोटल, ठीक है। मान लो कि आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी में आप एक ही और एक ही बैंक है, ठीक है। तो ये जो टोटल 100 रुपया हुआ, ठीक है, 120 रुपया हुआ और 200 रुपया, ठीक है, मतलब 220 प्लस 200 रुपया, तो ये 420 रुपीज है, उसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई। यही हम इसको ही हम बोलते हैं M3 मनी, ठीक है। जो हम ब्रॉड मनी भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। जो M3 और M4 मनी है उसको हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, M1 और M2 है उसको हम बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है। और जो M3 और M4 है उसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। अब M4 के बारे में हम पढ़ते हैं, M3 के बारे में मैं बता कि M4 में क्या आता है कि जो M3 मनी था वो, और उसमें जो भी डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट रखी जाती है पोस्ट ऑफिस के पास, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट्स है, उसको भी अगर हम गिने, ठीक है, तो वो हो जाएगा M4 मनी, ठीक है। तो ऐसे होता है M1 M2 M3, और इसको आप M3 और M4 इसको आपको मतलब याद रखना है, ठीक है, समझना भी है। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो पहले आपके पास जो भी और डिमांड डिपॉजिट्स है वो, और बाद में M2 में आपके पास जो भी है, जो भी M1 है, M1 का टोटल मनी हुआ उसके साथ जो भी पोस्ट ऑफिस का सेविंग हो गया वो, M3 में जो M1 था उसके साथ साथ जो कॉमर्शियल बैंकों के साथ टाइम डिपॉजिट रखा गया है वो, उसको हम बोलते हैं M3, ठीक है। तो जो M4 है उसमें M3 के साथ साथ जो भी मतलब जो टोटल डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के साथ जो भी टोटल, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट रखेंगे, जो पोस्ट ऑफिस के साथ टोटल डिपॉजिट रखी जाती है, ठीक है, मतलब जो सेविंग्स भी हो गया, टाइम डिपॉजिट भी हो गया, उन सबको मिलाकर M3 के साथ मिलाकर हम देखते हैं तो वो होता है M4 मनी, ठीक है। चलिए, ये आपको पूछा जा सकता है, आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आता है लिक्विडिटी। ये जो M3 M4 में जो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन कौन सा है, अब देखिए, मैं आपको, आपके हाथ में जो पैसा है, ठीक है, आपके पास जो कैश है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, ठीक है, हाईएस्ट लिक्विडिटी है उसमें, ठीक है। अब जो डिमांड डिपॉजिट है आपकी, ठीक है, वो लेस लिक्विड, मतलब वो कम लिक्विड है, ठीक है। आपको वहां पे बैंक में जाना पड़ेगा, आपको चेक देना पड़ेगा, ठीक है।
तो वो कम लिक्विड है, मतलब आप उसका इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है, वो उससे भी कम लिक्विड है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको यूज करने में, ठीक है, आपको ये एफडी तोड़नी पड़ेगी, ठीक है, आपको मतलब अगर इमरजेंसी आएगा तो तोड़नी पड़ेगी, और ये मतलब ये लंबे समय के बाद आपको यूज करने को मिल सकती है। जो टाइम डिपॉजिट है ये मतलब जो कैश है उससे कम लिक्विड है, ये जो डिमांड डिपॉजिट है उससे उससे भी उसकी लिक्विडिटी कम रहती है, ठीक है। तो ये हम देखें कि M1, M2, M3, M4 इसकी जो लिक्विडिटी होती है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, लिक्विडिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है M1 से लेके M4 तक, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो M3 होता है, M3 होता है वो मनी सप्लाई के मेजर पे तो यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट मनी रिसोर्स, ठीक है, उसको हम एग्रीगेट मनी रिसोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में यहाँ पे ये जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। बाकी का जो मतलब अभी ये चैप्टर के जो ये कंसेप्ट आते हैं वो फिर से रिपीट भी होंगे रमेश सिंह की जो बुक है उसमें, ठीक है। तो उसमें हम फिर से ये सब पढ़ेंगे, M1, M2, M3, M4 और जो भी लिक्विड जो भी बैंकों का जो भी टाइप्स होते हैं वो सब भी हम इसमें उसमें फिर से पढ़ेंगे। लिक्विडिटी का कंसेप्ट रहता है, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट रहता है, जो भी जो मनी का क्रिएशन शार्क सर्जन बोलते हैं हम उसको, परचेजिंग पावर बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी है, ठीक है, ये सब हम फिर से हम ये जो रमेश सिंह की किताब हम रमेश सिंह की हम जो ये जो सीरीज शुरू करेंगे तब हम फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, चलिए बाय बाय।